हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ब्राउनियन मोमेंट। ये जो कंसेप्ट है वो 1827 के अंदर रॉबर्ट ब्राउनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में फर्स्ट टाइम बताया था। एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था, रॉबर्ट ब्राउनी ने वाटर के अंदर पॉलीग्रेन्स या फिर कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल वाटर के अंदर डाले, और वाटर के अंदर डालने के बाद उसके जो पार्टिकल थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या पॉलीग्रेन्स के जो पार्टिकल थे, उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया। तो जब ऑब्जर्व किया तो वहां पे देखा गया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या पॉलीग्रेन्स के जो पार्टिकल थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, या फिर हम ये बोल सकते हैं वो डांसिंग मोशन के अंदर थे, या फिर वो इरेगुलर मोशन के अंदर रैंडमली मूव कर रहे थे। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है, और उस वाटर के अंदर हमने कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डाला। तो जैसे ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसके अंदर डालेंगे तो उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो पार्टिकल है उनको जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, उसके कुछ पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए मिलेंगे, मींस डांसिंग मोशन में होंगे, या फिर रैंडमली उसके पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A very small particle emerge in a liquid exhibits random type of motion as known as Brownian motion। मीन्स जब किसी लिक्विड के अंदर स्मॉल पार्टिकल को इमर्ज किया जाता है या डाला जाता है तो उसके जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, या उन पार्टिकल का जो मोशन है वो डांसिंग मोशन होता है या इरेगुलर मोशन होता है, जिसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक बीकर है और उस बीकर के अंदर ये वाटर है, और जैसे ही हम इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डालेंगे तो इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं बेसिकली उसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो फोर्स लगेंगे, और एक इंटरनल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर लगेगा। ये हम आगे देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स कौन से लगेंगे और इंटरनल फोर्स कौन से लगेंगे। तो लेट ए पार्टिकल बी सस्पेंडेड इन ए लिक्विड। जब पार्टिकल को लिक्विड के अंदर सस्पेंड किया जाता है या डाला जाता है तो बेसिकली वहां पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। पहला जो फोर्स लगता है वो विस्कस ड्रैग लगता है। आपने स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो होता है F = 6 पाई ईटा RV। तो पहला तो जो फोर्स लगता है उस पार्टिकल के ऊपर, वो पहला फोर्स क्या लगता है, स्टोक्स विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है, जो क्या होता है F = 6 पाई ईटा RV। मीन्स बेसिकली उस पार्टिकल के ऊपर दो टाइप के फोर्स लगेंगे। पहला जो फोर्स होगा वो हमने बोल दिया इंटरनल फोर्स लगेंगे, और जो दूसरा जो फोर्स होगा वो दूसरा फोर्स क्या लगेगा, वो हमने बोल दिया एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे। तो इंटरनल फोर्स क्या हो गया हमारे पास, F = 6 पाई ईटा RV, और एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा उस पार्टिकल के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा उसका जो एवरेज होगा या उसका जो टोटल वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। मीन्स यहां से भी फोर्स लगेगा, यहां से भी फोर्स लगेगा, चारों डायरेक्शन से फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस पार्टिकल के ऊपर जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स बचेगा। और इंटरनल फोर्स क्या है हमारे पास, विस्कस ड्रैग, जो क्या कितना होगा हमारे पास, F = 6 पाई ईटा RV। V क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे, किस वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल उस लिक्विड के अंदर मूव करेंगे, तो V है यहाँ पे उन पार्टिकल की वेलोसिटी। और ये जो है वो हम स्टोक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑन द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी V, और उन पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, V होगी। उसके बाद जो सेकंड फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मींस एक्सटर्नल फैक्टर के कारण भी उन पार्टिकल के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो फोर्स लगेगा उसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस पार्टिकल के ऊपर दो टाइप के फोर्स तो लग रहे हैं हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो हमने बता दिया है विस्कस ड्रैग का, और एक्सटर्नल जो फोर्स लगेगा उसका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पार्टिकल के ऊपर सिर्फ इंटरनल ही फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, F = 6 पाई ईटा RV। और यहाँ पे एक पॉइंट और, जितना पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा उतना ही पार्टिकल का जो मोशन है वो ज्यादा होगा। अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर है और उन पार्टिकल का साइज सेम है तो वो जितने भी पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी। तो ये हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। तो हम यहां पे इसके लिखेंगे F = विस्कस
6 पाई ईटा आर वी, ये है हमारे पास। और यहाँ पे ये जो फैक्टर है 6 पाई ईटा आर, इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस अल्फा लिख देंगे। तो माइनस अल्फा क्या लिख दिया हमें, 6 पाई ईटा आर। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं, वेट ए सेकंड मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास एफ विस्कस इक्वल टू क्या था, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये जो फैक्टर है इसको हमने लिख दिया था माइनस अल्फा, और ये क्या है इनटू में वी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे dx बाय dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको dx बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x डॉट, डॉट यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा। पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू नेट, यह आ जाएगा F विस्कस, और प्लस में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स ये है, और जो इंटरनल फोर्स है या जो विस्कस फोर्स है वो ये है। तो विस्कस फोर्स कितना है हमारे पास, ये है माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा, और v को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x डॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फा x डॉट, और इसको हम अभी f डैश ही लिख के चलते हैं। आगे चल के इसको हम जीरो कर देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल जो फोर्स है उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हम उस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यही फोर्स लगेगा किसी बॉडी के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे एक क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। मीन्स ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए होता है चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ये, और तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्स है इसका 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो हमने यहाँ पे एक्स डबल डॉट भी लिख सकते हैं। पर ये वाली चीज यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर, और इक्वल टू ये वाली टर्म इसके इक्वल में आ जाएगी माइनस अल्फा एक्स डॉट प्लस एफ डैश। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, यह आ जाएगी एम एक्स डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस अल्फा, और ये x डॉट इंटू में x प्लस एफ डैश x, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में हमें ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू अब पता करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या मान लिया, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया, और इसका जो डेरिवेटिव हो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर आगे आ जाएगी 2x, और फिर x का करेंगे तो dx बाय dt। फिर अगर हम डबल डेरिवेटिव करें, तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका u इंटू वी से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव करके लिख दिया। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा dx बाय dt का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अब ये वाला जो फैक्टर है इसको हम इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाते हैं, और ये वाला जो फैक्टर है
या फिर इस फैक्टर को हम उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज और ये उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और ये माइनस में ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद जो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इस इक्वेशन को इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 1/2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी, और हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी डी टी स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज 1/2 एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज। अब जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 में हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। इस इक्वेशन नंबर बी को हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एक्स डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर की, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये m एज इट इज, और जो टी एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और इक्वल टू में जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में था वो हमने एज इट इज इक्वल में रख दिया। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर 5 आई है वो सिंगल पार्टिकल के लिए आई है, और हमारे पास सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो सभी पार्टिकल के लिए निकालने के लिए हम इनका एवरेज लेके चलेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए जो हमारे पास जो x है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो x है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, यहाँ पे भी बार लगा देंगे, यहाँ पे भी बार लगा देंगे। बार लगाने से क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो n पार्टिकल के लिए आ जाएगी हमारे पास। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जो x है उसके ऊपर आपको बार नहीं लगाना। अभी इसका रीजन नहीं पता है, जैसे ही इन फ्यूचर पता होगा तो मैं कॉमेंट करके आपको बता दूंगा। तो जैसे ही बार लगाया तो जो इक्वेशन नंबर 5 है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमारे पास आ जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो m है अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2 m डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर और x बार का स्क्वायर माइनस, अब ये जो m है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, m डी एक्स बार बाय डी टी और इसका टोटल का स्क्वायर, और इक्वल में ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो लास्ट टाइम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 6 इसको हमने बोल दिया। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन का यूज करेंगे, और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन क्या होता है हमारे पास, 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास 1/2 के टी के इक्वल होता है। और यहाँ पे 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। याद रखना है आपको, यहाँ पे हमें लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन का यूज करना है, और उसको यूज करते हुए हमने 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर ये इक्वल मान लिया हमने 1/2 के टी के। तो 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर इक्वल टू के टी, और यहाँ पे जो x डॉट है, इस x डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम डेरिवेटिव को, तो इसको हम लिख सकते हैं dx बाय dt। तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे m और dx बाय dt इस टोटल का स्क्वायर इक्वल टू kt। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 में ये जो वैल्यू है एम एक्स डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं के टी। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पुट करने के बाद 1/2 एम डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा के टी, और इक्वल टू में ये वाली टर्म एज इट इज माइनस अल्फा एक्स डॉट का बार और एक्स बार। और ये वाली जो टर्म है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको भी हम यहाँ पे 0 ही पुट कर देते हैं, क्योंकि जो उसका एवरेज है किसी
पार्टिकल के ऊपर जो जितने भी फोर्स लगेंगे उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है इसको भी हम यहां से 0 करके ही चलते हैं। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। यहां पे लिख भी सकते हो आप, जो एक्सटर्नल फोर्स हम जितना जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर, तो उसका जो नेट फोर्स है उस पार्टिकल के ऊपर जो नेट अप्लाइड फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो आप 0 भी लिख सकते हो। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 7 को सोल्व करने के लिए हमारे पास ये जो फैक्टर है इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि d/dt और x बार स्क्वायर को हमने इसको मान लिया, ये वाली टर्म हमने u के इक्वल मान ली। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u इक्वल टू पहले पावर का करेंगे तो 2x और dx/dt। dx/dt को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x इंटू इसको लिख सकते हैं x डॉट। और अगर x डॉट की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वाला फैक्टर उस तरफ चला जाएगा तो u/2x। तो एक तो वैल्यू आती है हमारे पास ये, और दूसरी वैल्यू हमने ये मानी। ये जो दो वैल्यू है इसको मैंने बोल दिया c, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर d। जो इक्वेशन नंबर c है और इक्वेशन नंबर d है इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट कर सकता हूं। ये वाली वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, और जो x डॉट वाली जो वैल्यू है वो मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या है, ये x बार से x बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 2 है इसको मैं इक्वल टू के साइज से इधर लेके आता हूं तो ये क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा m इंटू du/dt माइनस 2kt इक्वल टू माइनस अल्फा u बच जाएगा हमारे पास। हम यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं du/dt की, तो ये टर्म हम यही रखते हैं, बाकी उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा du/dt इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस अल्फा बाय m, ये m उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इंटू u ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2kt आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 को एक सेकेंड यहाँ पे ये उधर जाएगा तो ये यहाँ पे भी डिवाइड में आएगा। तो इक्वेशन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये वाला जो फैक्टर है इसको उठा के वापस इधर ले आए तो क्या हो जाएगा हमारे पास du/dt और ये प्लस अल्फा बाय m u इक्वल टू 2kt/m। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हम इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा u इक्वल टू 2kt/अल्फा, और साथ में यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो u की वैल्यू हम इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो u की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, u की वैल्यू लेके चले थे हम d/dt और इंटू में x²। तो u की जगह हम ये वैल्यू वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने u की वैल्यू पुट कर दी और ये टर्म एज इट इज। और उसके बाद ये जो dt है इस dt को मैं इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोल दिया इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10 को हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, इस तरफ भी हमने इंटीग्रेट कर दिया और इस तरफ भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो होगा 0 से t। अब 0 से t तक इसको इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल है जो रैंडमली मूव कर रहे हैं हमारे पास, तो ये जो पार्टिकल है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जब जाएगा तो उसमें टाइम कितना मान लिया, हमें t टाइम लगेगा। तो हम इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट है dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2kt/अल्फा डिवाइड बाई t। अब जो अल्फा की जो वैल्यू हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, जब हमने अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 6π/r, तो ये अब
यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और इस 2 से ये 6 हम कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनली, ये टर्म एज इट इज, ये कैंसिल होने के बाद KT एज इट इज, और 3 पाई इटा R और इनटू में T। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।